तो चैप्टर नंबर 13 था अपना। चैप्टर नंबर 13 मैंने स्टार्ट किया था स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, एंड इसमें एक और पार्ट था आपका सैम्पलिंग करके। तो आज मैं आपको कवर कराने वाला हूँ सैम्पलिंग पार्ट। आज आपका ये फिनिश हो जाएगा चैप्टर। अभी जो सैम्पलिंग करके है ये वाला भी 3 to 4 मार्क्स के लिए एग्जाम में आ सकता है। तो ये पूरा चैप्टर 10 मार्क्स का है, और जो पहला यूनिट है वो समझो 6 मार्क्स का, ये वाला 4 मार्क्स के लिए। तो फर्स्ट वाले यूनिट का वेटेज थोड़ा सा कंपेरेटिवली ज्यादा रहेगा, आपका 6-4 या फिर 7-3 ऐसा रहेगा। तो यहाँ पे सैम्पलिंग होता क्या बेटा? सैम्पलिंग सुना है कभी आपने? सैम्पलिंग करना, हाँ, सैंपल को कलेक्ट करना, सैंपल। अब सैंपल कहाँ से आते हैं? पॉपुलेशन से। बेटा पॉपुलेशन ये मतलब क्या होता है कि जब हम लोग इंटायर जो भी अपना पॉपुलेशन है उसका स्टडी कर रहे हैं, वो हो गया पॉपुलेशन। पर वो इंटायर पॉपुलेशन का स्टडी करना इज द टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो हम क्या करते हैं, उस पॉपुलेशन में से सैंपल लेते हैं, फिर सैंपल का स्टडी करते हैं, और जो आंसर आता है उससे ये अंदाजा लगाते हैं कि पॉपुलेशन का आंसर वो हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, आपके पास है ना 100 ऑब्जर्वेशन है, 100 समझो, ये 23, 42, 45, 28, 35, 36, 32, 29 ऐसे वगैरह 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 बहुत सारे, कितने 100 ऑब्जर्वेशन है टोटल। ठीक है, अब मुझे इस 100 ऑब्जर्वेशन का मीन निकालना है। तो आप क्या करोगे? सबको प्लस करोगे, 100 ऑब्जर्वेशन को प्लस करोगे, डिवाइड बाय 100 ना, ये समीशन x अपॉन n। तो आपका मीन निकलेगा। समझो मुझे x बार चाहिए। अब इतना टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, क्यों ना मैं सैंपल ले लूं इसमें से। समझो मैंने इसमें से 10 सैंपल ले लिया, 10 ऑब्जर्वेशन ले लिया, और इसका मैं मीन निकाल रहा हूं। तो उस 10 का टोटल डिवाइड बाय 10 करेंगे, वापस से वही फॉर्मूला यूज करेंगे, समीशन x अपॉन n। पर यहाँ पे 10 ऑब्जर्वेशन का टोटल डिवाइड बाय 10, यहाँ भी मीन निकलेगा। तो ये वाला मीन और ये वाला मीन है ना, थोड़ा सा सेम ही आएगा, मतलब ज्यादा फर्क नहीं होगा, ये बोलना चाह रहे हैं हम लोग। बट कंडीशन ये है कि जो आपका ऑब्जर्वेशन है वो होमोजेनियस होना चाहिए, मतलब ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए बिटवीन नंबर के। ऐसा नहीं कि 200, 500 ऐसा नहीं होना चाहिए नंबर्स, थोड़ा सा गैप रहेगा चलेगा। डेटा शुड भी होमोजेनियस होना चाहिए। तो क्या बोला है कि जब अपने को सैम्पलिंग है ना, सैम्पलिंग एक टेक्निक होता है कि आपको आंसर जल्दी से आ जाएगा और आप पूरे पॉपुलेशन का अंदाजा लगा सकते हो कि क्या होगा। क्लियर है कि नहीं? वही अपने को सैम्पलिंग का तरीका है। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि ये पॉपुलेशन क्या और सैंपल क्या है। बेटा जिसका आप स्टडी कर रहे हो ना वो होता है पॉपुलेशन। क्या होता है वो? पॉपुलेशन। और सैंपल क्या होता है? सैंपल इज द पार्ट ऑफ पॉपुलेशन। हम लोग पॉपुलेशन में से कुछ पार्ट लेते सैंपलिंग के तौर पे, फिर उसका आंसर निकालते हैं। तो पॉपुलेशन हो गया और सैंपल हो गया। अब बेटा पॉपुलेशन से जो निकलता है, समझो मुझे पूरा स्टडी करना है, मुझे सैंपलिंग वगैरह नहीं करना है। समझो मैं पॉपुलेशन का स्टडी करना चाहता हूं और आंसर निकालना चाहता हूं, जैसे मीन, मीडियन, मोड वगैरह वगैरह। तो जो मीन, मीडियन, मोड आएगा पॉपुलेशन से आएगा, उसको बोलेंगे पैरामीटर। ये सुना तो रहेगा आपने पैरामीटर वगैरह कहीं ना कहीं, तो नहीं तो आगे सुनोगे आप प्रोबेबिलिटी चैप्टर में। एक होता है थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन करके, उसमें बाइनोमियल, पॉइजन सब आएगा, उसमें पैरामीटर समझ में आएगा आपको। बेटा पैरामीटर वो होता है कि आपने पॉपुलेशन का स्टडी किया और पॉपुलेशन का आंसर निकाला। जैसे आपने 100 ऑब्जर्वेशन है, उसका मीन, मीडियन, मोड निकाल रहे हो, तो उस मीन, मीडियन, मोड को बोलेंगे हम लोग क्या? पैरामीटर। क्या बोलेंगे बेटा? पैरामीटर। मतलब पैरामीटर पूछे तो आपको ऐसा बोलना है कि कांस्टेंट डिराइव्ड फ्रॉम पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन से डिराइव होगा कांस्टेंट वैल्यू, उसको क्या बोलेंगे? पैरामीटर। आप समझो आप सैंपलिंग का स्टडी कर रहे हो, सैंपल का स्टडी कर रहे हो, सैंपलिंग के स्टडी से जो मिला उसको बोलते हैं स्टैटिस्टिक। क्या बोलते हैं? स्टैटिस्टिक। कांस्टेंट डिराइव्ड फ्रॉम द सैंपल। यहां तक क्लियर है बेटा? पॉपुलेशन, सैंपल। पॉपुलेशन से मिला उसको बोलेंगे पैरामीटर, सैंपल से मिला उसको क्या बोलेंगे? स्टैटिस्टिक। वही मीन, मीडियन, मोड जो सैंपल से मिल रहा है उसको बोलेंगे स्टैटिस्टिक। तो एग्जांपल भी दिया हुआ है, मीन आया पॉपुलेशन का तो उसको बोलते हैं पॉपुलेशन मीन, जिसको
म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू। ये सिंबल क्या है? म्यू, मतलब मीन ही होता है वो, तो ये म्यू से डिनोट करेंगे। और सैंपल से जो निकलेगा मीन, उसको एक्स बार से डिनोट करेंगे। दोनों का मतलब तो मीन ही होता है। क्लियर? पॉपुलेशन वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर से, कि वेरिएंस है ना, और सिग्मा स्टैंडर्ड डिविएशन को सिग्मा से, और सैंपल का रहेगा तो एस स्क्वायर और एस। और ये पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, क्या होता है पॉपुलेशन प्रोपोर्शन? ये मीन जैसे ही होता है, ऊपर कितना ऑब्जर्वेशन है, डिवाइड में क्या आएगा, कितने टोटल नंबर से। तो आप प्रोपोर्शन में लिख रहे हो, प्रोपोर्शन में। समझो अपने पास 5 ऑब्जर्वेशन है 15 में से, तो क्या आया 5/15, तो ये प्रोपोर्शन में हो गया आपका। क्लियर है? तो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन और सैंपल प्रोपोर्शन को छोटा पी से डिनोट करेंगे। तो ये एग्जाम्पल था बेटा, सैम्पलिंग एंड पॉपुलेशन। बेटा ये सैम्पलिंग करना क्यों जरूरी है बताओ? ये सैम्पलिंग क्यों जरूरी है? कि हर जगह पॉपुलेशन काम नहीं आएगा। आप सोचो डॉक्टर के पास गए आप, तबीयत खराब है, तो डॉक्टर क्या करता है, जब रिपोर्ट निकालता है तो ब्लड का सैंपल निकालता है। क्या पूरा पॉपुलेशन निकालेगा ब्लड का, कि आपका ब्लड खराब हो गया पूरा निकालना पड़ेगा फिर नया डालेंगे? ऐसा तो होगा नहीं, समझे? तो वहाँ पे सैम्पलिंग प्रोसेस ही काम आएगा अपना। क्लियर है कि नहीं? एक और एग्जाम्पल समझो, कि समझो मेरा कंपनी है ना, वो पटाखे बनाते, पटाखे बॉम्ब वगैरह, समझे? तो बॉम्ब प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब मुझे ये पता लगाना है कि जो बॉम्ब है ना, बॉम्ब उसका वॉइस कैसा है। तो मैंने एक फैक्ट्री में जो मशीन लगाया बॉम्ब बनाने की, और बहुत सारे बॉम्ब प्रोड्यूस किए जो दिवाली आने वाली, तो दिवाली में काम आएंगे, बेचूंगा मैं। तो मैंने क्या बॉम्ब बना दिए। अब मुझे देखना है कि बॉम्ब जो बना है वो सही है कि नहीं है। तो मैं एक बॉम्ब लूंगा, लगाऊंगा, आवाज आएगी बूम करके, तो उससे आइडिया लग जाएगा भाई बाकी सब बॉम्ब भी अच्छे रहेंगे। तो मैं यहाँ पे सैम्पलिंग प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ ना। क्या मैं सारे बॉम्ब फोड़ के देख रहा हूँ क्या? पॉपुलेशन का स्टडी का मतलब क्या हो गया? सारे बॉम्ब को फोड़ के देखो फिर तो वो तो फिर गलत हो जाएगा। जो बना है वो तो पूरा खराब हो जाएगा अपना। तो मतलब क्या गया? जब चाय बनाने वाला तो चाय थोड़ा टेस्ट करता है कैसा बना है, तो वो भी सैम्पलिंग करता है। क्या पूरा पॉपुलेशन करेगा क्या? नहीं। तो हर जगह पॉपुलेशन सही नहीं होता, तो आपको सैम्पलिंग करना पड़ता है। और हर जगह सैम्पलिंग भी सही नहीं होता। तो कोविड के टाइम पे जब चेकिंग हो रहा था, नाकाबंदी हुआ था, तो चेकिंग के टाइम पे पूरे गाड़ियों का, सारे ह्यूमन बींग सबका चेकिंग होता था। क्लियर है कि नहीं? तो वो था पॉपुलेशन का चेकिंग। वहाँ पे सैम्पलिंग फॉलो नहीं होता था कि इसका शकल दिख रहा है, तू अच्छा दिखता है, जा तू जा सकता है, ऐसा नहीं होता। मतलब प्रॉपर चेकिंग होता था उसमें। क्लियर है कि नहीं? तो सैम्पलिंग भी लगता है सब जगह, पॉपुलेशन भी लगता है, वो फिर आगे पढ़ेंगे एक डिटेल में क्या क्या है। तो ये हो गया आपका पॉपुलेशन एंड सैंपल के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। ठीक है? अब याद रखना मेरा बेसिक प्रिंसिपल होता है फॉर सैंपल सर्वे। मतलब जो आप सैंपलिंग लेते हो उसके प्रिंसिपल क्या है, कैसा सैंपलिंग लेना चाहिए, कितना पॉपुलेशन है तो कितना सैंपल ले। तो इसके टोटल है ना 4 लॉ दिए हुए ABCD करके, वो एग्जाम में आते हैं बेटा, चारों लॉ, पूरा थ्योरी बेस्ड चैप्टर है। देखो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सैंपल सर्वे, सबसे पहला प्रिंसिपल क्या बोलता है? लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलेरिटीज। क्या बोला मैंने? लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलेरिटीज। अब ये क्या बोलता है कि जो आप सैंपल सिलेक्ट करते हो ना, वो रैंडमली होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? रैंडमली, सीक्वेंस फॉलो नहीं करने का, नहीं तो फिर आपको सही इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। रैंडमली सैंपल ले लो, उसको स्टडी करना है वो। एंड ऑफ लार्ज साइज, साइज भी ज्यादा होना चाहिए। समझो 1000 पॉपुलेशन है और आप 1000 में से सिर्फ 5 ही ले रहे हो सैंपल, ये क्या बात हुई? कैसे उस 1000 पॉपुलेशन में से 5 उसको रिप्रेजेंट करेंगे? अरे कम से कम 10% तो सैंपल लो, या 5% तो लो। तो 1000 है, 1000 का 5% कितना होता है? 50। समझेगी नहीं? तो 50 तो लो, 1000 का 5% 50 तो लो सैंपल, फिर स्टडी करो। ऐसे कैसे कि आपने 5 ही ले लिया सैंपल, कैसे मालूम पड़ेगा? समझो क्लास भरी हुई है पूरी, तो होते पहले टाइम पे कैसा होता था पता है?
गवर्नमेंट स्कूल की बात कर रहा हूं मैं, कि वहां पे प्रोफेसर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो टीच करते थे। अब समझो मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूं, मुझे पता लगाना है कि यहाँ पे स्टडी कैसा चल रहा है, ठीक है। तो मैं आया क्लास में, बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, और जो टीचर पढ़ा रहा है उसको पता है कि ये जो ऑफिसर है ना, ये सिर्फ स्टार्टिंग के बेंच वालों को पूछता है कि कैसी पढ़ाई चल रही है। तो मैंने क्या किया, अपने खबरी लोग को बिठा दिया है फर्स्ट वाले बेंच पे, और उसको बता दे कि ये तू ऐसा सा आंसर देना, इसका ये आंसर है, उसका ये आंसर है, 2 + 3 5 होता है, 5 - 7 -2 होता है, ये 2 क्वेश्चन याद रखना, ये यही पूछेगा बार बार, उसको मालूम है। तो वो आया बंदा, फर्स्ट बेंच को खड़ा किया, भाई इसका आंसर बता क्या है, उसने बता दिया। अब टोटल 200 स्टूडेंट्स थे, 200 स्टूडेंट्स थे पूरे क्लास में, और वो सिर्फ 2 बच्चों से पूछ लिया, और ये आइडिया लगा दी कि भाई क्लास अच्छा है, टैलेंटेड है, अच्छा चल रहा है, सर अच्छा पढ़ा रहे हैं। क्या ये सही है? क्या आप पॉपुलेशन को सही से सर्वे कर पा रहे हो? क्या आपने जो सैंपल लिया वो भी गलत लिया, आपको रैंडमली लेना चाहिए। अभी क्या सीक्वेंस फॉलो कर रहे हो कि फर्स्ट वाले बेंच पे पूछ रहे हो? किसी को भी पूछ सकते हो, बड़ा बड़ा इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है। अगर आप रैंडमली पूछते तो आइडिया लगता है कि भाई सही है, जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। तो ये लॉ क्या बोलता है पता है, कि जो आप सैंपल ले रहे हो ना वो रैंडम लो, रैंडमली, कोई सीक्वेंस फॉलो मत करो कि पहले मैंने इसको ले लिया फिर उसको ले लिया, ऐसा नहीं, रैंडमली लो, और लार्ज साइज लो, लार्ज। अब लार्ज मतलब ऐसा नहीं कि पूरा ही ले लो, फिर मतलब क्या हुआ सैंपलिंग का, 100 ऑब्जर्वेशन है, पूरे 100 को पूछ रहे हो, क्या चीज होगी, बोरिंग टास्क कर रहे हो। स्मार्ट वर्क करो, मिनिमम एफर्ट मैक्सिमम आउटपुट, ये होता है सैंपलिंग का तरीका। एफर्ट कम, आउटपुट ज्यादा। आप समझो 1.5 दिन के बाद आपकी एग्जाम है, होता ना ऐसा, जब आप लॉ का पेपर देख के आओगे, फिर आपका मैथ्स का पेपर चालू होएगा, अब 1.5 दिन का टाइम है, अब क्या मैं 1 to 1 पढ़ाऊंगा क्या आपको ऐसा एकदम डिटेल में? नहीं, सैम्पलिंग करता हूं मैं भी कि भाई ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो हो जाता है उसमें, समझे कि नहीं। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है कि लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलेटरीज का मतलब याद रखना बेटा, 2 पॉइंट पढ़ना है इसके अंदर, क्या कि सैंपल इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड ऑफ लार्ज साइज, कहना चाहिए लार्ज साइज। अब दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया। अभी प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया क्या बोलता है कि जैसे जैसे आप सैंपल साइज बढ़ाओगे वैसे वैसे रिलायबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी, भरोसा बढ़ेगा ना। समझो आप 100 का पॉपुलेशन है, पहले 10 लोग लिए, उसका स्टडी किया, अब 12 लो और ज्यादा अच्छा आंसर आएगा, तो सैंपल साइज बढ़ाते रहो, वह सैंपल साइज इंक्रीजेस, रिलायबिलिटी, भरोसा भी क्या होगा, बढ़ेगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा, सैंपल बढ़ेगा तो। क्लियर है कि नहीं, पक्का। तीसरा लॉ क्या बोलता है, प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। ये उन लोग के लिए कि सर आप बोल रहे हो कि भाई सैंपल साइज बढ़ना चाहिए तो भरोसा बढ़ेगा, क्यों ना पूरा ही ले लेते सैंपल। अरे भाई इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा ही सैंपल ले लो सारे पॉपुलेशन को कि सर और भरोसा बढ़ेगा, ठीक है, पर टाइम भी तो देखो। क्लियर है कि नहीं। तो क्या करना है कि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन चाहिए, हमें सारा इंफॉर्मेशन चाहिए मैक्सिमम पॉपुलेशन के बारे में, बट अपना एफर्ट कितना लगना चाहिए, मिनिमम। अब एफर्ट ज्यादा डाल के तो पूरा इंफॉर्मेशन मिल ही जाएगा। अब 100 डेटा का स्टडी करना है, समझो उसके लिए मुझे 2 हफ्ता लग जाएगा, और मैं चाहता हूं कि 1 दिन में मुझे मैक्सिमम इंफॉर्मेशन पता लगे। वही तो होता स्मार्ट वर्क। अगर मैं समझो एक बंदा अपने इधर 4 ब्रांच को संभाल रहा हूं, फॉर एग्जांपल मैं पूरा मैनेज कर रहा हूं कि बच्चे लोग का जो भी लिंक चाहिए कि भाई सर ये वीडियो मिला नहीं तो मैंने दे दिया वीडियो वगैरह वगैरह, जो भी मांगा दे दिया। अब मैं ये भी बोल सकता था नहीं बेटा पहले 10 तारीख का वीडियो आएगा, सीक्वेंस फॉलो करते हैं, फिर ये आएगा, फिर वो आएगा, सिस्टम से चलेंगे, अरे फिर तो टाइम लग जाएगा, फिर जितना होता है उतना तो दो, समझे कि नहीं। तो हमें मैक्सिमम इंफॉर्मेशन चाहिए बाय मिनिमम एफर्ट करके, वो होता है स्मार्ट वर्क, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। स्मार्ट वर्क को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। नाम भी याद रखना पड़ेगा अपने को। पहला क्या था बेटा, पहला लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलेटरीज, लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलेटरी। दूसरा क्या था अपना, प्रिंसिपल ऑफ क्या, इनर्शिया, प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया। तीसरा क्या आपका, प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। देखो ऑप्टिमम का मतलब क्या होता है,
ऑप्टिमम मतलब बेस्ट, समझे, बेस्ट, मैक्सिमम नहीं, ना ही मीन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। तो उसका ये मतलब नहीं होता मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, ऐसा नहीं होता, बेस्ट यूटिलाइज करना, ना ज़्यादा ना कम, समझे, जितना हो सके उतना। फिर लास्ट है प्रिंसिपल ऑफ वैलिडिटी। जो इंफॉर्मेशन मिली है अपने को वो वैलिड है कि नहीं है, ये वो प्रिंसिपल बोलता है। सैंपल शुड गिव अस वैलिड इंफॉर्मेशन अबाउट पॉपुलेशन। जो सैंपल लिया है वो पॉपुलेशन का वैलिड इंफॉर्मेशन देना चाहिए। अब समझो सर आए और सूर्या को बोला, सूर्या लेक्चर कैसा चल रहा है मैथ्स का, कुछ बताओगे आप, कितना पोर्शन हुआ है अपना? सूर्या बोला सर इतना इतना हुआ है, थोड़ा सा ही हुआ है, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, वैसा वैसा। अब सूर्या रेगुलर तो क्लास आता ही नहीं है, उसको क्या मालूम कि कैसा चल रहा है, क्या हालात है क्लास की, समझे, ऑनलाइन कभी बैठे कभी नहीं बैठे, तो कैसे पहचान पा सकते कि भाई ऐसा हो रहा है। जैसे भोजन करो, पहले बीच में मैनेजमेंट का इश्यू था, अभी वो नेक्स्ट टाइम मंडे से एक और स्टूडेंट आने वाला है वापस से ऑनलाइन बैठेगा, ठीक है, तो उसको पता ही नहीं था कि अभी कुछ चेंज हो गया है, वापस से चीज़ें सही चल रही है। अब जो एप्लीकेशन में वीडियो नहीं जा रहा था वापस से जाना चालू हो गया है, ये सब हो रहा है। तो जब आओगे तो मालूम पड़ेगा। अब जो बाहर वाला देख रहा है, तो जो सैंपल लिया वो गलत ही सैंपल लिया आपने, वो सैंपल पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता ही नहीं है, कि वो उतनी भीड़ में था ही नहीं, बीच में गायब हो गया था। तो जो आप सैंपल ले रहे हो वो सही लो, वैलिड लो। भाई तभी हो सकता है जब आप रैंडम सैंपलिंग लोगे तो, तभी ये पॉसिबल है, समझे कि नहीं। अब हमेशा एक ही बंदे को उठा रहे हो तो मतलब क्या जाएगा उसमें। तो क्या लिखा है, सैंपल शुड गिव अस ए वैलिड इंफॉर्मेशन अबाउट दी पॉपुलेशन। ये तभी हो सकता है जब सिंपल रैंडम सैंपलिंग फॉलो करोगे तो। बेटा रैंडम सैंपलिंग के भी टाइप होते हैं, सिंपल रैंडम सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, समझे, बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वो अपन पढ़ेंगे आगे। तो सिंपल रैंडम सैंपलिंग सेटिस्फाई दिस लॉ। कौन सा लॉ? प्रिंसिपल ऑफ वैलिडिटी। तो ये 4 लॉ अपने को समझ में आए बेटा, पक्का कि नहीं? देखो वापस से देखना क्या है ये 4 लॉ। ये प्रिंसिपल ऑफ सैंपल सर्वे का मतलब सैंपल सर्वे कैसा होना चाहिए, ठीक है, क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो अपने को फॉलो करना चाहिए सैंपल सर्वे के टाइम पे, तो वो प्रिंसिपल बोलता है सैंपल सर्वे का। अच्छा ये समझा सैंपलिंग क्या, पॉपुलेशन क्या, पहले ये बताओ ये चैप्टर क्यों आया सैंपलिंग करके? टाइम बचे, ठीक है। आपने जो मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी पढ़ा जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे, क्वेश्चंस आपने मीन निकाला, मीडियन निकाला, मोड निकाला, जो आपने क्वेश्चन लिखा हुआ था वो सब सैंपल लिखा हुआ था, रियल में ऐसा पॉपुलेशन थोड़ी था। पॉपुलेशन तो बड़ा होता है, जैसे किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए, अब 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए तो क्या 5 ही स्टूडेंट थे? बहुत सारे रहेंगे, वो तो सैंपलिंग लिया अपन ने कितने मार्क्स आ रहे हैं, समझे कि नहीं। तो जितना हमने पढ़ा ना मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी, डिस्पर्जन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, उसमें जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे सैंपल थे, पॉपुलेशन नहीं था। समझ में आया? पॉपुलेशन सैंपल था तो उसकी आंसर आया था। तो सैंपलिंग क्यों जरूरी है कि पॉपुलेशन का स्टडी करना टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, तो इसलिए सैंपलिंग चाहिए अपने को। क्या होता है पॉपुलेशन? जिसका आप स्टडी कर रहे हो। मुझे ये जानना है कि बोरीवली में कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो 12th अभी पढ़ रहे हैं, ये जानना है। एक तो क्या तरीका होगा पता है, कि सारी बिल्डिंग में जाओ, दरवाजा खटखटाओ, पूछो कितने फैमिली मेंबर हैं, कितने बच्चे हैं, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। अब इतना करने जाओगे, कितना क्राउड है बोरीवली में, मिलना भी चाहिए कि भाई क्लास अवेलेबल भी हो, भोजन गाँव गए रहेंगे, तो ये टाइम कंज्यूमिंग है। और मुझे इन्फॉर्मेशन समझो पूरे 2 दिन में चाहिए इन्फॉर्मेशन, अब मैं क्या करूँगा, क्या करूँगा मैं? तो समझो पूरे बोरीवली में फॉर एग्जाम्पल 100 बिल्डिंग्स हैं। कितने बिल्डिंग है? 100। तो मैं 100 बिल्डिंग में एरिया वाइज है ना टोटल 10 या 15 बिल्डिंग सिलेक्ट करूंगा, समझे।
वहां से डेटा इकट्ठा करूंगा। तो एक बिल्डिंग में गया, चलो उस बिल्डिंग में टोटल 1000 लोग थे, रहते हैं, पॉपुलेशन कितना 1000 है, पर 1000 में से समझो मेरा पता लगा कि भाई 20 बच्चे 12th कर रहे हैं। और किसी बिल्डिंग में गया, वहाँ भी 1000 थे, वहाँ पे समझो 15 या 18 बच्चे 12th कर रहे हैं। तो इससे आइडिया आ गया कितने 12th कर रहे हैं। तो मैंने सैम्पलिंग प्रोसेस फॉलो किया, उससे आइडिया लगा कि बोरीवली में ऑन एन एवरेज इतने 12th के स्टूडेंट हो सकते हैं। तो मेरा टाइम भी बच गया। बट एक चीज है, जो आप सैंपल ले रहे हो वो सही होना चाहिए, समझे कि नहीं है? तो उसके लिए प्रिंसिपल दिए हुए हैं कि कौन कौन से प्रिंसिपल आपको फॉलो करना चाहिए ताकि आपका सैंपलिंग प्रोसेस सही जाए, समझे कि नहीं? यस और नो? आपने कोरिलेशन में पढ़ा रहेगा, सैंपल कोरिलेशन एंड पॉपुलेशन कोरिलेशन, लास्ट में मैंने पढ़ाया भी था कि जो आप पढ़ रहे थे ना एक्स और वाई का रिलेशन कोरिलेशन, वो सैंपल का कोरिलेशन था। तो पॉपुलेशन का क्या होएगा, तो उसका फॉर्मूला था, आप पढ़ा रहेगा तो प्रोबेबल एरर करके था, सैंपल आर प्लस माइनस प्रोबेबल एरर पीई, भूल गए? पीई स्टैंडर्ड एरर, प्रोबेबल एरर। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। अभी चीजें बेटा, अभी चैप्टर देखो, पोर्शन धीरे धीरे खत्म होने वाला है, पता भी नहीं चलेगा। पुरानी चीजें आपको समझनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी, कोरिलेट करना पड़ेगा कि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा ना तो ये बोल के नहीं है कि ये चैप्टर से कि वो चैप्टर से, ओवरऑल क्वेश्चन आने वाला है। समझ में आ रहा है कि नहीं? पक्का? एक काम करो ना, आप लिखना चालू करो तो और अच्छे से समझेगा आपको। ठीक है, थ्योरी है और ज़्यादा कुछ है नहीं। देखो ये कितना थ्योरी है, बस कितना पेज है टोटल? 7 पेज ही है बेटा। आज सिर्फ 7 पेज ही करना है अपने को। ये सैम्पलिंग खत्म, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत जन को हार्ड भी लगता है थोड़ा बहुत है कि आप समझ के नहीं करते हो। आज काम करेंगे, अब तो एक एक वर्ड पढ़ेंगे और समझ के करेंगे अच्छे से सैम्पलिंग होता क्या है। इतना डर क्यों बैठा हुआ है मार्केट में कि सैम्पलिंग सैम्पलिंग हार्ड है? ठीक है, चलो लिखो एक बार इसको। किधर है वो देखो, तो जिसका बुक मिलता है वो लिखो इसको, राइट। हाँ देखो, ढूंढो एक बार, ऑफिस में रहेगा तो। बुक ही भूल जाते हो आप क्लास में। राइट, पॉपुलेशन सैंपल। क्वेश्चन आते हैं पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए डेटा अंडर स्टडी। जिसका स्टडी कर रहे हो उसके जो डेटा होते हैं उसको बोलते हैं पॉपुलेशन। लिखा आपने बेटा? थ्योरी में आएगा बेटा कि पैरामीटर क्या होता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि जो पॉपुलेशन से डिराइव होता है वो होता है पैरामीटर, चाहे वो पॉपुलेशन मीन हो या पॉपुलेशन वेरिएंस हो। मतलब था पॉपुलेशन, उसका मीन निकाला, उसका वेरिएंस निकाला, उसका स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला, उसका प्रोपोर्शन निकाला, तो उसको बोलेंगे पैरामीटर। समझे? सैंपल है, सैंपल में से कुछ निकाला आपने, उसको बोलेंगे स्टैटिस्टिक। कांस्टेंट डिराइव फ्रॉम सैंपल। बहुत अच्छे से नोट्स बनाया हुआ है आपने ताकि आपको एक पूरा थ्योरी कवर हो जाए इसमें। समझा? पहले पूरा पढ़ लो थ्योरी की, अभी सम करेंगे ना प्रैक्टिकल एकदम, वो थ्योरी क्वेश्चन आ जाएगा आपको, इतना ही पढ़ना है। राइट? ये रफ कैसे हो रहा है? हाँ, रफ तो नहीं होना चाहिए। पीडीएफ बनाया हुआ था ना।
पीडीएफ भी रफ होता है क्या? किधर गया? हाँ, ये नहीं हो रहा है। पहले कैसे हो रहा था? कुछ भी होता है था। ठीक है, देखो अभी नहीं हो रहा है। ठीक है, यहां तक याद हुआ? तो एक झलक देख लो एक बार, एक क्या बोल रहा हूं मैं आपको, कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये देखो, ए पैरामीटर इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, क्या पैरामीटर किससे आता है? समझ में आ रहा है? तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं अपने। कितने क्वेश्चन है टोटल? 30 क्वेश्चन है। ये देखो, स्टैटिस्टिक क्या आएगा? पार्ट ऑफ पॉपुलेशन तो कौन है? सैंपल। ये स्टैटिस्टिक है, लिखा भी है मैंने। पार्ट ऑफ पॉपुलेशन क्या हो गया? सैंपल इज द पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इज द डेटा अंडर स्टडी, स्टैटिस्टिक इज द कांस्टेंट डिराइव्ड फ्रॉम सैंपल। तो जो सैंपल ऑब्जर्वेशन से फंक्शन आता है उसको बोलते हैं ना, ये फंक्शन ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशन। समझा कि नहीं कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं? तो आपको याद रखना पड़ेगा बेटा, समझ के याद करना पड़ेगा। ये सब ऐसे नहीं लिखा हुआ है सजाने के लिए, याद करना है उसको। थेरी है, समझ में आया अभी क्या है पॉपुलेशन सैंपल? कुछ और एग्जांपल चाहिए क्या? पॉपुलेशन सैंपल क्या होगा सब बता दिया। सेंसस रिपोर्ट में क्या होता है, समझे? सर्वे करना है, टाइम ज्यादा लग जाएगा तो सैंपलिंग प्रोसेस फॉलो करते हैं अपन। ओके, अब बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सैंपल सर्वे क्या है, लिखो उसको भी। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सैंपल सर्वे, लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी, प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया, प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ वैलिडिटी। लास्ट भी लिख लो ये, प्रिंसिपल ऑफ वैलिडिटी। देखा, प्रिंसिपल ऑफ वैलिडिटी, सिंपल रैंडम सैंपलिंग सेटिस्फाई दिस लॉ। देखो आपके बुक में कवर किया पूरा ये। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सैंपल सर्वे क्या लिखा है? सैंपल सर्वे इज द स्टडी ऑफ अननोन पॉपुलेशन, ऐसा पॉपुलेशन जो इसमें पता भी नहीं है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर representative sample drawn from it. How can a part of universe reveal the characteristics of the unknown universe? The answer of this question lie in the basic principle of sample survey comprising the following components. ये 4 लॉ दिए हुए तो आपने पढ़ा अभी। अब या तो इतना थ्योरी वाइज पढ़ो, इतना पूरा बोर नहीं लग जाएगा आपको। मैं सीधा समरी बना दिया उसका। क्या था इसकी लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी? कि आपका सैंपल होना चाहिए लार्ज साइज का, ओके, और रैंडमली ड्रॉ होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? रैंडमली। तो क्या लिखा है?
according to the law of statistical regularity, if a sample of fairly large size is drawn from the population under discussion at random, then on an average the sample would possess the characteristics of that population. तो on an average मतलब कभी सैंपल एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता पॉपुलेशन का, ऑन एन एवरेज आता है वो वैल्यू, समझे, सेम आ सकता है, एकदम ही सेम टू सेम नहीं आएगा। 19-20 तो होगा ही ना, कि आपने पॉपुलेशन का स्टडी नहीं किया, आपने सैंपल का स्टडी किया और उससे अंदाजा लगा रहे हो कि पॉपुलेशन क्या हो सकता है, तो 19-20 तो रहेगा ही, एग्जैक्ट थोड़ी ना रहेगा अपना आंसर, समझे। Thus the sample to be taken from the population should be moderately large होना चाहिए. In fact, large of the sample size the better in revealing the identity of the population. क्लियर है ये? तो इसमें दो ही पॉइंट याद रखना कि लार्ज साइज का होना चाहिए और रैंडमली होना चाहिए, बस। दूसरा लॉ क्या बोल रहा था? इनर्शिया, सैंपल साइज बढ़ाओगे तो रिलायबिलिटी भी बढ़ेगी। देखो, मोर रिलायबल इफ लार्ज नंबर लोगे तो क्या लिखा है? द रिजल्ट डिराइव्ड फ्रॉम ए सैंपल अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर आर लाइकली टू बी मोर रिलायबल, accurate and precise as the sample size increases, provided other factors are kept constant. This is the direct consequence of the first principle. ये फर्स्ट प्रिंसिपल जैसे बोल रहा है अभी। सी वाला पॉइंट क्या था? ऑप्टिमाइजेशन का। सर लार्ज नंबर लेना चाहिए मतलब पूरा का पूरा ले लो, ऐसा नहीं होता। हमें मैक्सिमम इंफॉर्मेशन चाहिए बाय यूजिंग द मिनिमम एफर्ट। जब सब कुछ ही लेना है तो फिर मैं सैम्पलिंग क्यों कर रहा हूं फिर, समझे? तो क्या लिखा है यहाँ पे? द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन इंश्योर दैट एन ऑप्टिमम लेवल ऑफ एफिशिएंसी एट ए मिनिमम कॉस्ट, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिनिमम कॉस्ट, और द मैक्सिमम एफिशिएंसी एट ए गिवन लेवल ऑफ कॉस्ट कैन बी अचीव विद द सिलेक्शन ऑफ एन अप्रोप्रिएट सैम्पलिंग डिजाइन। क्लियर है ये? और लास्ट वाला क्या बोलता है? Principle of validity state that a sampling design is valid only if it is possible to obtain the valid estimates and valid test about population parameter. Only a probability sampling, मतलब simple random sampling, तो probability sampling ensure this validity. जो simple random sampling होगा ना, वो इस लॉ को फॉलो करने में आपको हेल्प करेगा कि जो आपने सैंपल लिया वो वैलिड होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? ये चारों लॉ आपको याद रखने पड़ेंगे बेटा, चारों लॉ याद रखने पड़ेंगे। चलो अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। कब पॉपुलेशन सर्वे करना चाहिए और कब सैंपल सर्वे करना चाहिए, ध्यान दो बेटा यहाँ पे। पॉपुलेशन सर्वे वर्सेस सैंपल सर्वे, बात करेंगे स्पीड की। आपको जल्दी से इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप क्या करोगे? पॉपुलेशन की सर्वे, सैंपल करोगे। क्यों? कि मोर क्विकली होता है सैंपल सर्वे। उसको टिक किया मैंने, देखो सैंपल सर्वे को इसको हटाया। कॉस्ट इफेक्टिव चाहिए। अभी कॉस्ट इफेक्टिव की बात क्या होती है समझना। मेरे को है ना किसी क्लासेस वालों ने बोला था, आईसीआई वालों ने बोला था, मैं लेता था लेक्चर बीकेसी में, उसमें ऐसा था 3 दिन में पोर्शन खत्म। 3 दिन में, एक दिन का लेक्चर होता था 7 to 8 आवर्स का, तो 3 दिन में पोर्शन खत्म। एक दिन पूरा मैथ्स, नेक्स्ट डे आधा मैथ्स आधा एलआर, और फाइनल डे पूरा स्टैट्स। तो सर 3 दिन में आप खत्म कर लेते थे पोर्शन। मैं सिखाता सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड सिखाता था, एग्जाम ओरिएंटेड। अब उन्होंने मुझे रेट पूछा कि सर आपका रेट क्या है। अगर नॉर्मल आप पढ़ाना चाहते हो नॉर्मल वे में, जो पोर्शन पूरा 150 घंटे का होता है, तो समझो मैं आपसे 100 रुपये चार्ज कर लूँगा 1 घंटे का, ठीक है, 100 रुपये चार्ज कर लूँगा। उन्होंने बोला सर 3 दिन ही पढ़ाना है। अगर 3 दिन पढ़ाना है तो मैं 1 घंटे का है ना आपसे 500 रुपये ले लूँगा। तो ऐसा क्यों? कि सर देखो 3 दिन में आप पोर्शन खत्म करने की बात कर रहे हो। 3 दिन में कितने घंटे हुए? समझो 24 घंटे, 8-8 घंटा मैं पढ़ाऊँगा, तो 8 घंटा 8 घंटा 8 घंटा कितना हुआ? 24 घंटा हो गया। तो 24 आवर्स एंड रेट क्या बोला मैंने? 500 पर आवर।
तो कितना मेरा अर्निंग है, कितना उनका कॉस्ट होगा, सामने वाले का कॉस्ट कितना हो जाएगा? 12,000 हो रहा है, हाँ पक्का 12,000 हो गया। अब नॉर्मली 150 आवर्स का पोर्शन है सर, और मैं कितना ले रहा था? 100 रुपए, कि मैं आराम आराम से पढ़ाऊंगा 15,000। अब तो इन दोनों में सैंपल सर्वे कौन सा हुआ, पहला वाला कि दूसरा वाला? सैंपल सर्वे पहला वाला, कि चीजें 24 घंटे में हो रही है। सैंपल सर्वे किया तो सैंपल सर्वे में ना पर आवर का जो कॉस्ट है वो ज्यादा रहता है, 1 घंटे का कॉस्ट, कि वहां पे एक्सपर्टाइज को अपॉइंट करना पड़ेगा, जिनको पूरा सब्जेक्ट नॉलेज होना चाहिए, समझे? रेगुलर बेस में तो क्या है, ठीक है चलो अभी हम लोग को ये पढ़ाना है, थोड़ा बहुत पढ़ लिया, समझ लिया, पढ़ा लिया, एक साल पूरा पोर्शन खत्म करना है तो नॉन स्टॉप बोलना है 8 घंटा, तो पूरे माइंड में होने चाहिए सारे डेटा, पता होना चाहिए एग्जाम में क्या क्या आता है। तो जो अगर पहली बार पढ़ा रहा है वो थोड़ी पढ़ा पाएगा इतना, जो इतने साल से पढ़ा रहा है, इतने अटेम्प्ट उसने देखा आते हुए, उनको मालूम है ये एग्जाम में आता है, ये नहीं आता, ये काम का नहीं है, ये मत पढ़ो, एक बार भी नहीं आया क्यों पढ़ रहे हो? तो वहां पे चाहिए एक्सपर्टाइज नॉलेज, तो उसके लिए पर आवर रेट उसका ज्यादा ही रहेगा। तो बाहर से डॉक्टर बुलाते हैं जो रेगुलर बैठते नहीं है, कि एक्सपर्ट बुलाना पड़ेगा, तो उनका रेट ज्यादा रहता है, चलेगा आपको? नॉर्मल आप डॉक्टर को बताते हो तो कितना चार्ज रहता है? 2,000 रुपये रहता है जो चार्जेस है, विजिटिंग फीस, जो डॉक्टर को बता रहे हो, अच्छे डॉक्टर को। तो अब आपको किसी एक्सपर्ट डॉक्टर तो क्या बोलेगा भाई, लगेगा 50,000 या 1.5 लाख लगेगा, ये एक्सपर्ट आ रहा है विजिट करने के लिए। तो समझो एक्सपर्ट नॉलेज सैंपल सर्वे कौन कर सकता है? जो एक्सपर्ट होता है वही कर सकता है, फर्स्ट टाइम वाला एक्सपर्ट नहीं होता, वो उसको मालूम होना चाहिए क्या क्या है, उसका आइडिया एकदम अंदाजा सही लगना चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि जब आप कॉस्ट की बात करोगे, अगर पर यूनिट कॉस्ट लो है, लो क्या रहेगा? लो पर यूनिट कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट हाई रहेगा। तो पर यूनिट कॉस्ट अगर लो रहेगा एंड टोटल कॉस्ट हाई हो जाएगा, तो उस केस में क्या आएगा? पॉपुलेशन सर्वे। और सैंपल सर्वे में पर यूनिट कॉस्ट हाई रहता है एंड टोटल कॉस्ट लो हो जाता है। देखो 12,000 खर्चा आ रहा था उसमें, इसमें 15,000 आ रहा था, कि ओवरऑल ज्यादा आ रहा है, तो ये पर यूनिट कम हो रहा है, समझेगी नहीं? तो ऐसा कोई देखना तो क्वेश्चन ये पूछेंगे, बताओ क्या करना चाहिए, सैंपल सर्वे करना चाहिए, पॉपुलेशन करना चाहिए, और वो आपको डिसाइड करना है। अब सर रिलायबिलिटी कौन कौन भरोसे वाला रहेगा? सब लोग बोलते हैं कि सर पॉपुलेशन होगा ना भरोसे वाला। अरे पॉपुलेशन क्या भरोसे वाला रहेगा? माना कि सारा स्टडी हो रहा है, पर वहां पे एक्सपर्ट तो नहीं आ रहे हैं ना। आपका ट्रीटमेंट डॉक्टर कर रहा है, सही कर रहा है, चलो रोज जाते हो, ठीक हो जाते हो, पर अंदर कितना गड़बड़ हो रहा है? एक्सपर्ट तो एक ही बार बीमारी ठीक कर लेगा, आपका जो भी रहेगा जड़ से ठीक कर लेगा। तो क्या होता है, रिलायबिलिटी इसमें मोर रहेगी सैंपल में, बिकॉज डन बाय एक्सपर्ट, डन बाय एक्सपर्ट, याद रखना रिलायबिलिटी में। और एक्यूरेसी की बात करेंगे, एक्यूरेट में सही से आंसर आना चाहिए, तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन मोर एक्यूरेट रहेगा, सैंपल नहीं रहेगा, समझे कि नहीं? तो पॉपुलेशन इज मोर एक्यूरेट में सही आंसर आना, समझे? सैंपल में अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा, सैंपल में सही पूरा नहीं, तो लेस एक्यूरेट मोर एक्यूरेट। अब नेसेसिटी की बात करते हैं, कब क्या जरूरी है? आपको लग रहा है कि हर यूनिट का इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, तो आप पॉपुलेशन ही करोगे, कि वी रिक्वायर ईच यूनिट का इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन लिखा इन्फो इज रिक्वायर्ड। जैसे नाकाबंदी हो गया ड्यूरिंग कोविड-19, सबको याद रहेगा, उसमें हर यूनिट का इंफॉर्मेशन चाहिए था आपने को, कि किसी को डिसीज तो नहीं है, ये वो फैला देगा, समझे कि नहीं? तो उसमें क्या आएगा? पॉपुलेशन सर्वे। अब सैंपल सर्वे क्या होता है? व्हेन पॉपुलेशन इज इनफाइनाइट, ज्यादा पॉपुलेशन है, तो सैंपल्स ही करना पड़ेगा यार, क्या करते बैठोगे स्टडी, उसका खत्म ही नहीं होगा उसका स्टडी करना, समझे? इन्वेस्टिगेशन इज हार्मफुल टू द ऑब्जर्वेशन। जो आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, जैसे मैंने पटाखे का एग्जांपल दिया था, अब पटाखे बनाए मैंने, पता लगाना है सही बने कि नहीं बने,
तो वहां पे सैंपल सर्वे करूंगा ना, अगर मैं पॉपुलेशन सर्वे करूंगा तो सारे पटाखे खत्म हो जाएंगे, समझे कि नहीं? दिवाली को दिवाला निकल जाएगा अपना फिर। तो यहाँ पे तो ब्लड टेस्ट की बात हो रही है, ब्लड टेस्ट में भी सैंपल होता है, पॉपुलेशन नहीं होता, समझे आपको? ये कब कौन सा, तो 5 पॉइंट याद रखना, कब कौन बेस्ट है। चलो लिखो इसको। गुजरात कैसे हार गए बेचारे, तो पैसे का खेल अच्छा लगता है ऐसे में, वही लगता है। ना मस्त खेल रहा था, डिजर्व कर रही थी गुजरात। ये होता है अभी आजकल, जो डिजर्व करता है कुछ मिलता नहीं है। किसने छोड़ा था कैचेस? अच्छा रोहित का। कितने में छोड़ा, कितने में? 5 पे था तभी। क्या बोलेगा अभी? अरे कौन पूछ रहे हैं? रेगुलर है वही तो है पासवर्ड, और कितना पासवर्ड चाहिए? नो मीटिंग आईडी गाइस करके कुछ भी वो लिख के देखो, ये पॉइंट भी लिखो। हुआ क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। एरर्स इन सैंपल सर्वे। देखो अभी सैंपलिंग हो रहा है ना, तो एरर तो होगा ही, होगा कि नहीं होगा? सैंपल गलत ले लिया, अभी सैंपल सही लिया था पर मैनेजमेंट का इश्यू रहेगा, तो समझे? तो कुछ भी हो सकता है, सैंपलिंग में एरर तो हो सकता है। तो स्टैटिस्टिक्स इज द एस्टिमेटर ऑफ पैरामीटर। ये स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? जो सैंपल से निकलता है, जो सैंपल से निकला उसको क्या बोलेंगे? स्टैटिस्टिक। और जो पॉपुलेशन निकलेगा उसको बोलते हैं पैरामीटर। अब पैरामीटर तो आप निकाल नहीं पा रहे हो, तो आपने क्या निकाला? स्टैटिस्टिक निकाला। तो स्टैटिस्टिक्स से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका पैरामीटर कैसा होगा। मैंने तो वही है, देखो कि प्रोसेस क्या होता है, पॉपुलेशन का स्टडी अपन नहीं कर पा रहे, तो आपने पॉपुलेशन से क्या किया? कुछ सैंपल निकाला, और सैंपल का स्टडी करके कुछ निकाला स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स इज द एस्टिमेटर ऑफ पैरामीटर, समझे कि नहीं? अब इन दोनों में कुछ एरर तो होगा ही, समझे? तो क्या लिखा है? एरर का मतलब होता है पैरामीटर माइनस स्टैटिस्टिक, ठीक है? मतलब रियल वैल्यू माइनस एस्टिमेट वैल्यू। ये पैरामीटर होता है रियल वैल्यू, कि ये पॉपुलेशन से निकल के आता है, तो रियल वैल्यू हो गया ये, और ये आपने अंदाजा लगा के किया है तो हो गया एस्टिमेट वैल्यू। उसका डिफरेंस को क्या बोलते हैं? एरर। अब एरर दो टाइप के होते हैं, एक सैंपलिंग एरर, एक नॉन सैंपलिंग एरर। पर नॉन सैंपलिंग क्या होता है? जैसे रॉन्ग मेजरमेंट हो गया, रॉन्ग मैनेजमेंट हो गया, और रॉन्ग प्लानिंग हो गया, समझे? उनकी गलतियों से हो गया ये एरर। एक होता है आपने डेटा ही गलत लिया था, तो क्या हो गया? रॉन्ग सैंपलिंग। देखो सैंपलिंग क्या आएगा? डिफेक्टिव सैंपलिंग डिजाइन। सब्सटीट्यूशन ढूंढा आपने, जो चाहिए वो नहीं लिया, कुछ और ले लिया उसकी जगह पे। फॉल्टी डेमोक्रेशन ऑफ यूनिट, रॉन्ग चॉइस ऑफ स्टैटिस्टिक, और वेरिएबिलिटी इन द पॉपुलेशन बार बार चेंज हो रहा है आपका, तो ये सब की वजह से उसको बोलते हैं सैंपलिंग एरर, ड्यू टू सैंपल। तो यह था नॉट ड्यू टू सैंपल, ड्यू टू मैनेजमेंट। क्लियर है कि नहीं? तो ये भी एग्जाम में आ सकता है कि भाई सैंपलिंग एरर में क्या क्या आ सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सैंपलिंग एरर, ऐसा आ गया क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन सैंपलिंग एरर। क्लियर है कि नहीं? तो याद रखना आप, सैंपलिंग एंड नॉन सैंपलिंग एरर। चलो ये भी लिख लो आप, एरर। फर्स्ट वाला पार्ट ऑल्सो, कौन सा फर्स्ट वाला पार्ट? एंड लास्ट पॉइंट दिखाओ ना, कौन सा लास्ट पॉइंट दिखाना है?
ये वाला काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो ये। लिया स्क्रीनशॉट? लिखो। किसके लिए? वो उन लोग देंगे ना पैरामीटर सब, और ये थ्योरी में ही आता है, ये कुछ सॉल्व करके नहीं आता कि एरर का वैल्यू निकालो, ऐसा नहीं आता, समझे? ये सब थ्योरी बेस पे ही आता है। ये लिखो एरर, लिखा है ये। थोड़ा सा क्वेश्चन देख ही देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको भी। जितना भी थ्योरी हुआ ना उसके बेस के क्वेश्चन देखते क्या क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है। सैम्पलिंग कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ए स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर टू infer about the unknown universe from a knowledge of any sample, to infer about the known universe। अब known तो कभी नहीं हो सकता, जो unknown है उसी का पता लगाते हैं अपन। तो unknown का पता लगाना from a knowledge of a random sample drawn from it। अपन random sampling करते हैं, क्या करते हैं? random sampling। ये बता रहे कि भाई स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर कैसे करोगे आप, सैम्पलिंग कैसे करोगे। सैम्पलिंग का मतलब ये होता है अननोन पॉपुलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना बाय यूजिंग द सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। अंडरस्टूड? ये जो लॉ आ गया अपना, लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलेटरीज, जो पहला वाला लॉ था आपका, क्या बोलता है वो? लार्ज साइज लेने का और रैंडमली लेने का। तो क्या क्या इसका? A large sample drawn at random from the population would possess the characteristics of the population on an average। वो भी आपको एवरेज आंसर देगा, एग्जैक्ट आंसर नहीं देगा, समझे? तो लार्ज साइज लेना चाहिए, रैंडमली लेना चाहिए, और जो आपका आंसर आएगा वो भी ऑन एन एवरेज आएगा, रियल पॉपुलेशन जितना नहीं आएगा। हाँ, एक क्वेश्चन आया कि सर रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी इनवर्स क्यों है इन द फर्स्ट टेबल, इफ द पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ सर्वे इज मोर रिलायबल शुडंट इट ऑल्सो बी मोर एक्यूरेट देन द लेस रिलायबल सर्वे। बेटा ऐसा नहीं होता, एक्यूरेसी के हिसाब से भरोसे वाला है कि नहीं वो नहीं देखा जाता। इसमें सैम्पलिंग में क्या होता है कि आपको कम टाइम में इंफॉर्मेशन चाहिए रहती है। अगर आप ऐसा सोचोगे तो सैम्पलिंग तो हमेशा गंदा ही होगा, फिर तो पॉपुलेशन ही अच्छा रहेगा कि पॉपुलेशन में आपको एक्यूरेट आंसर मिलता है, सही से आंसर मिलेगा आपको ना, एक्यूरेट वाला भी, भरोसे वाला भी होगा ज़्यादा। पर बेटा ऐसा नहीं होता। क्या होता है? पॉपुलेशन सर्वे, सैंपल सर्वे। सैंपल क्यों बनाया गया कि पॉपुलेशन का स्टडी होगा ही नहीं शायद, इसलिए सैंपलिंग किया। जब पॉपुलेशन इनफाइनाइट है तो आप सैंपलिंग तो कर ही नहीं पाओगे, तो भरोसे न भरोसे की बात ही कहाँ आती है, समझे? अब सैंपलिंग क्या होगा कि जो एक्सपर्ट लोग ही करेंगे, तो एज कंपेरेटिवली भरोसा ज्यादा आएगा सैंपलिंग पे। पहली बात तो पॉपुलेशन सर्वे पूरा हो ही नहीं सकता शायद, तो सैंपल ही करना पड़ेगा अपने को। तो सैंपल किया तो रिलायबल। हाँ, एक्यूरेसी के मामले में पॉपुलेशन का जो आंसर आएगा वही ज्यादा एक्यूरेट रहेगा। अरे एक्यूरेट का मतलब तो सही 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 से सही होगा तो ही भरोसा होगा, ऐसा नहीं होता, समझिए? सही है भरोसा, ऐसा नहीं होता। भोजन क्या होता है कि जो ये होम्योपैथिक जो ट्रीटमेंट होता है उससे भी ठीक होता है, और ये जो एलोपैथी उससे भी ठीक होते हैं। वो ये देखने के बाद ठीक तो हो रहे, पर कौन सा ज़्यादा अच्छा रहेगा अपने को, जो आपको साइड इफेक्ट कम करता रहेगा, समझेंगे नहीं? तो वो जब भरोसा उस पर आता है कि भाई आपको लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा ज़्यादा अच्छा रहेगा अपने को, समझे? तो जो भी होम्योपैथी, जो भी मुझे पता नहीं था क्या सही रहेगा, कि लोग बनने वाले तो कभी मर जाते हैं, ये करो कि वो करो, ठीक है? तो इसमें ऐसा रहेगा कि भाई आपको कौन सा ट्रीटमेंट करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो रिलायबिलिटी उस पर आती है, एक्यूरेसी पे डिपेंड नहीं होती रिलायबिलिटी,
एक्सपर्ट कर रहे हैं तो रिलायबल होगा, और सही से इंफॉर्मेशन चाहिए तो फिर आपको पॉपुलेशन सर्वे आएगा। ठीक है स्नेहा, ये पॉइंट वो अलग अलग लिखा हुआ है मैंने। यस और नो, वो याद रखना ही पड़ेगा आपको वैसा। चलो आगे, थर्ड वाला, द पॉपुलेशन ऑफ रोजेस इन सॉल्ट लेक सिटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्या? इनफाइनाइट पॉपुलेशन। रोजेस ज्यादा होंगे ना किसी भी सिटी में तो क्या आएगा? इनफाइनाइट पॉपुलेशन है। चौथा, सैंपल सर्वे इज प्रोन टू क्या? क्या क्या आता है सैंपलिंग सर्वे में? दोनों आ सकते हैं ना, सैंपलिंग एरर भी हो सकते हैं और नॉन सैंपलिंग एरर भी, तो बोथ ए एंड बी। फिफ्थ, रैंडम सैंपलिंग का मतलब क्या होता है? हाँ, सैंपलिंग विद द सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच यूनिट, सबके आने का चांस एक जैसा ही है, ऐसा नहीं कि किसको इसको प्रायोरिटी दे दो कि इसका ज्यादा चांस है। आप किसी को भी उठा सकते हो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरे लिए ऑल इक्वल है, सबका प्रोबेबिलिटी सेम ही होना चाहिए मेरे लिए पढ़ाने का, क्योंकि किसी पे प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए, इसको ज़्यादा अच्छे से पढ़ाऊंगा इसको कम पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं, समझे? तो वो क्या हो जाएगा अपना, ये रैंडम सैम्पलिंग का मतलब वही होता है कि सबका प्रोबेबिलिटी सेम होना चाहिए आने का। 8.1, सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन का मतलब क्या हो गया? जो आपने सैंपल से जो आंसर आया है उसमें वेरिएबिलिटी हो रही है, और जो सैंपल से आंसर आता है उसको क्या बोलते हैं? स्टैटिस्टिक। तो स्टैटिस्टिक में जो वेरिएशन हो रहा है उसी को क्या बोलेंगे? सैंपलिंग फ्लक्चुएशन। आया समझ में? फ्लक्चुएशन का मतलब होता है वेरिएशन, और ये स्टैटिस्टिक वर्ड क्यों आया पता है? कि आपने सैंपल क्या बढ़ रहा है, सैंपलिंग फ्लक्चुएशन हो रहा है। अगर पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन होता तो पैरामीटर आता, ऐसा आता वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ पैरामीटर। अंडरस्टूड? 9th, वापस सैंपलिंग है, यस, तो स्टैटिस्टिक, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए स्टैटिस्टिक। तो जब भी सैंपलिंग वर्ड यूज करें तो स्टैटिस्टिक ही आएगा। बाद में, अभी पेंडिंग है थोड़ा, ठीक है? यहां तक क्लियर है? अब ये लिखो बेटा 5th पॉइंट, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सब कैसे आएंगे इसमें? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम वो भी बता दो हम लोग को। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लिखो ये फॉर्मूला, एक काम करो यहाँ से पूरा लिख ही लो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ पूरा। 5th पॉइंट 6 पॉइंट है, ये लिखो पहले, राइट? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, नंबर ऑफ सैंपल्स का फॉर्मूला। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स क्या, देखो, नंबर ऑफ सैंपल्स निकालने का फॉर्मूला है n/n, विथ रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट। इसका मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग सैंपल। आपने परमुटेशन में पढ़ा रहेगा, अरेंजमेंट करके ना, अरेंजमेंट, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो विथ रिप्लेसमेंट रहेगा तो n/n, और विदाउट रिप्लेसमेंट तो NCN। NCN, कैपिटल N का मतलब होता है पॉपुलेशन का साइज, एंड स्मॉल n का मतलब होता है सैंपल का साइज। अब इस सैंपल साइज कैसे निकालते हैं, चलो बाद में
देखते, यहाँ ध्यान दो बेटा, ये क्या कहना चाह रहा है समझो, है ना, 352 है, ठीक है। अब मेरे को ना ये पॉपुलेशन है 352, इसमें से मुझे सैंपल लेना है सिर्फ 2 का, सिर्फ 2 चाहिए, इसमें से 2 सैंपल चाहिए। तो कितने तरीके से मैं सैंपल ले सकता हूं? वो 2 क्या हो सकते हैं? वो 2 हो सकते हैं, एक तो 35, 52, 32, ये 3 तरीके से हो सकता है। तो फॉर्मूला क्या देखो, कैपिटल एन 3 है, स्मॉल एन 2 है, 2 ही सैंपल चाहिए। तो क्या आएगा फॉर्मूला, एन सी एन ना 3C2। पता है 3C2 करने आता है? पढ़ा है कॉम्बिनेशन? ये भूल गए? अरे पढ़ाई की भूल गए? 3C2, 3 है तो ऊपर 3 फैक्टोरियल, नीचे 2 है तो 2 फैक्टोरियल, फिर 3 - 2 क्या होता है, 1 फैक्टोरियल। तो 3 × 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल × 1 कैंसिल, कितना आ गया 3। देखो 3 आया था ना अपना। और शॉर्टकट भी इसका है, 3C2 को आप ऐसा भी लिख सकते हो, 3 को 2 कदम पीछे 3 × 2, और नीचे 2 को पूरा पीछे 2 × 1, तो 2 2 कैंसिल, 3 आया। आया समझ में आपको? पक्का? तो 3 कौन सा वैल्यू आ गया, ये वाला, ये 3। अगर विथ रिप्लेसमेंट होता तो रिपीट भी कर सकते हो, जैसे पहला आपने 3 लिया, दूसरा भी 3 ले सकते हैं, कि 3 लिया वापस अंदर डाला तो 3 वापस से भी आ सकता है ना, उसको बोलते हैं विथ रिप्लेसमेंट। पहले 3 लिया, अंदर रखा, वापस से 3 उठा लिया आपने, तो 3 3 भी आ सकता है, 5 5 भी आ सकता है, 2 2 भी आ सकता है। क्लियर है कि नहीं? 3 3 5 5 2 2 भी आ सकता है इसमें। तो उसका फॉर्मूला क्या देखो, और क्या आ सकता है, 3 5 का 5 3 भी आ सकता है, 5 3 2 5, तो 3 3 से 9 हो गए। तो फॉर्मूला क्या है इसका देखो, कैपिटल एन स्मॉल है तो 3 का स्क्वायर 9 आ गया ना, 9। 9 तरीके से ले सकते हैं। तो विथ रिप्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या आएगा, n/n। तो 9 केस बन गया ना अपने, 3 5 का 5 3 भी हो सकता है, सब मैंने बता भी दिया आपको केस। तो क्वेश्चन किस तरीके से आता है वो भी देख लो। 12th वाला देखो, इफ फ्रॉम ए पॉपुलेशन विथ 25 मेंबर्स ए रैंडम सैंपल विदाउट रिप्लेसमेंट, लिखा भी विदाउट रिप्लेसमेंट, ऑफ 2 मेंबर्स टू बी टेकन, 2 का सैंपल लेना है, कितने में से, 25 में से। तो क्या आएगा 25C2, तो 25 को 2 कदम पीछे, 25 × 24, 2 को पूरा पीछे 2 × 1, तो 2 से कट करो कितना आएगा 12, कितना आएगा 300। A population comprises 5 members. The number of all possible samples of size 2 that can be drawn with replacement. तो with में क्या आ जाता है, n/n, 5 का स्क्वायर 25। आया समझ में आपको बेटा? (21) देखो, 21, a random sample of size 2 with replacement is taken from the population containing 361, मतलब 361 ये पॉपुलेशन है, इसमें से आपको 2 का सैंपल लेना है विथ रिप्लेसमेंट। तो क्या कौन कौन से रहेंगे, वो 9 होंगे, टोटल 9 होंगे। तो क्या आएगा 3 3 हो सकता है, तो 1 1 1 हो गया, 1 3 हो गया, 1 6 हो गया, 6 1 हो गया, 6 2 कहाँ से आ गया, 2 तो है ही नहीं, तो ये ऑप्शन डी गया। तो 3 3 हो सकता है, 3 6 हो सकता है, 3 1 हो सकता है, 6 6 6 3 6 1,
1113 बस ये हो सकता है ना। फॉर्मूला क्या था? 3 का स्क्वायर 9 पॉसिबिलिटी हो सकती है। आगे 9 पॉसिबिलिटी 9 तरीके से अपन कर सकते हैं, अरेंज ले सकते हैं। 22 देखो, ए बी सी 3 पॉपुलेशन है, ए बी सी, इसमें से 2 का सैंपल लेना है और विदाउट रिप्लेसमेंट बोला है, 3 ही आएगा। ए बी ए सी और ए डी, डी कहाँ से आएगा? डी तो हो ही नहीं सकता इसमें, डी था क्या इसमें? अरे डी भी है क्या? सॉरी, अरे 4 लोग हैं, ए बी सी डी है। तो क्या क्या हो सकता है? ए बी हो सकता है, ए सी हो सकता है, ए डी हो सकता है, बी सी हो सकता है, बी डी हो सकता है और सी डी हो सकता है। समझ में आ रहा है क्या? तो ए बी ए सी ए डी, बी सी बी डी सी डी, आएगा ना ऑप्शन डी। 4 थे 4, तो इसका फॉर्मूला ऐसा आएगा 4C2। क्या होता है 4C2? 4 को 2 कदम पीछे, 2 को पूरा पीछे, आ गया ना 6 पॉसिबिलिटी। 6 आ रहे हैं ना। अंडरस्टूड? अब ये लिख लो, सैंपल साइज मतलब आपका कैपिटल एन जो दिया है उससे स्मॉल एन कितना होना चाहिए, सैंपल कितने लेंगे वो बात हो रही है। ऊपर क्या था, मतलब कितने तरीके से सैंपल लेंगे वो बात हो रही थी। ऊपर तरीका था, नंबर ऑफ अरेंजमेंट था। अब ये देख रहे कि भाई रियल में सैंपल कितने लेने चाहिए। ऐसा कोई सम तो है ही नहीं प्रैक्टिकल आपके बुक में, बट फॉर्मूला लिख के रख दो, कभी आ गया तो अपन निकाल सकते हैं फॉर्मूला यूज करके। सैंपल साइज छोटा एन, मीन एंड प्रोपोर्शनल। एक काम करो, लिखो पूरा, देखो क्या किया था अपन ने। ये काम का इसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, तो 1 मार्क्स तो इसमें मिल जाएंगे अपने को, विथ रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट। नंबर ऑफ सैंपल का मतलब ये होगा कितने तरीके से आप सैंपल को सिलेक्ट कर सकते हो, कितने तरीके से। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग द सैंपल्स। अच्छा, ये सैंपल साइज का और स्टैंडर्ड ये तो मैं बाद में बताता हूं। अभी यहाँ पे आ जाओ, पहले टाइप्स ऑफ सैंपलिंग जो इंपॉर्टेंट है, थ्योरी क्वेश्चन बनता है। कितने तरीके से सैंपलिंग कर सकते हो? सैंपलिंग मतलब आपको ऑब्जर्वेशन कलेक्ट करना है पॉपुलेशन में से, बहुत सारा पॉपुलेशन है, कुछ सैंपल को उठाना है। तो कितने तरीके हैं? 3 है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी और मिक्स सैंपलिंग। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? ईच मेंबर हैज एन इक्वल चांस टू बिलोंग्स टू द सैंपल। जो आप सैंपल ले रहे हो ना, हर किसी का इक्वल चांस है लेने का। जैसे समझो आप इधर पॉपुलेशन में समझो यहाँ पे टोटल 50 स्टूडेंट्स बैठे हुए, तो सबका प्रोबेबिलिटी सिंपल है, मतलब सेम है। कैसे सेम रहेगा कि मैं किसी को भी किसी से प्रायोरिटी पे रखूंगा नहीं, मेरे लिए सब इक्वल है, सबका आने का चांस सेम है, सबसे पूछने का चांस सेम होगा, किसी भी मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूं। तो वो होता है आपका प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। ठीक है, ईच मेंबर हैज एन इक्वल चांस टू बिलोंग्स टू द सैंपल, मतलब सैंपल में रहने का सबका इक्वल चांस होना चाहिए। क्लियर है ये? देन नॉन प्रोबेबिलिटी मतलब नो प्रोबेबिलिटी इज अटैच टू मेंबर। मेंबर में कोई भी प्रोबेबिलिटी अटैच नहीं है, मतलब बेस्ड इंटायरली ऑन जजमेंट। मुझे लग रहा है कि भाई ये बंदा ज्यादा, इसका आईक्यू लेवल ज्यादा है, इससे बार बार क्वेश्चन पूछो आंसर दे देगा। समझो? तो इसमें सबको इक्वल नहीं समझ रहा हूं, ये मेरे जजमेंट पे बेस हो रहा है, तो वो क्या नॉन प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन जजमेंट।
और मिक्स क्या होता है? पार्टली ऑन सम प्रोबेबिलिटी लॉ एंड पार्टली ऑन सम प्री डिसाइडेड रूल। अब देखो प्रोबेबिलिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 5 पार्ट है। पहला है सिंपल रैंडम सैंपलिंग, दूसरा स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, तीसरा मल्टी स्टेज, चौथा मल्टी फेस एंड पांचवा क्लस्टर। देखो क्या क्या है इसके अंदर। सिंपल रैंडम सैंपलिंग में क्या पॉइंट याद रखना है आपने को? देखो कब अपन सिंपल रैंडम सैंपलिंग करेंगे? पहला पॉइंट ये है कि पॉपुलेशन इज नॉट वेरी लार्ज, पॉपुलेशन ज्यादा लार्ज नहीं होना चाहिए, पॉपुलेशन ज्यादा लार्ज नहीं होना चाहिए, मतलब मॉडरेट होना चाहिए पॉपुलेशन। दूसरा पॉइंट, सैंपल साइज इज नॉट वेरी स्मॉल, सैंपल स्मॉल नहीं लेंगे अपन। पॉपुलेशन इज नॉट मच हेट्रोजेनियस, दैट इज पॉपुलेशन इज होमोजीनियस। ये क्या होता है होमोजीनियस? जितने भी ऑब्जर्वेशन है ना वो ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए बीच में, वो सेम ही होना चाहिए, तो अपन सिंपल रैंडम सैंपलिंग कर सकते हैं, समझे? तो नॉट मच हेट्रोजेनियस, दैट इज होमोजीनियस एंड फ्री फ्रॉम सैंपलर्स बायस। बायसेस मतलब क्या होता है? बायसेस का मतलब होता है एरर, और अनबायस का मतलब होता है एरर फ्री, समझे? तो फ्री फ्रॉम सैंपलर बायस मतलब एरर फ्री होना चाहिए, अनबायस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अनबायस। तो जो सैंपलर होता है उसमें कुछ एरर नहीं होना चाहिए, जो आप सैंपल दे रहे हो वो एरर वाला नहीं होना चाहिए। तो ये रहेगा तो अपन सिंपल रैंडम सैंपलिंग करेंगे। होमोजेनियस होना चाहिए प्रोडक्ट, पॉपुलेशन ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, सैंपल ज्यादा छोटा नहीं होना चाहिए, सैंपल साइज वही छोटा एन। सैंपल साइज का मतलब क्या होता है? स्मॉल एन। पॉपुलेशन मतलब क्या होता है? कैपिटल एन, ठीक है? और फ्री फ्रॉम सैंपलर बायस। अब स्ट्रेटिफाइड में क्या होता है? स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटा मतलब होता है ग्रुप। आप समझो पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस है तो आप ग्रुप बनाओ, बड़ों का अलग ग्रुप बनाओ, मॉडरेट का अलग, छोटों का अलग, तो एक ग्रुप बनाओ, फिर ग्रुप में से एक एक नंबर ले लो। देखो गांव वगैरह है ना, गांव वगैरह में आजकल भी पंचायतें चलती है, पंचायत समझा? कभी सुना है ग्राम पंचायत? सुना है कभी ऐसा ग्राम पंचायत? कभी समाज का भी पंचायत होता है। अब गांव में कुछ अपने को एक कॉमन टेम्पल रहता है, गांव में एक कॉमन टेम्पल होता है जो सारे जाति धर्म का होता है, एक सिंपल बड़ा टेम्पल होता है जिसमें हर कोई जा सकता है, उस टेम्पल में सबको परमिशन है। अब कुछ उस टेम्पल का कुछ मरम्मत करना है या कुछ ऐसा कुछ करना है तो अपन क्या करते हैं? हर जाति से 2-2 आदमी लोग को बुलाते हैं सबसे सजेशन लेने के लिए। तो एक ग्रुप बनाते हैं कि भाई ये समझो इसका सरनेम समझो शाह है, किसका सरनेम जैन है, किसी का सरनेम पुरोहित है, तो हर जाति से 2-2 आदमी को बुलाएंगे ऐसा। फिर डिसीजन मेकिंग होगा कि भाई क्या करना चाहिए। तो आपने सैंपल लिया, अब सबसे सब पूरे गांव को इकट्ठा करेंगे तो फिर कैसे कर पाओगे, डिसीजन ले पाओगे? कोई बोले नहीं ये नहीं ये करना चाहिए, वो नहीं वो करना चाहिए, तो हम क्या करेंगे? हर जाति से कुछ उठाएंगे, उनकी बातें मानेंगे, फिर डिसीजन लेंगे क्या होगा। वही होता है स्ट्रेटिफाइड, कि जब पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस है, अलग अलग पॉपुलेशन है, तो आपको एक ग्रुप बनाना पड़ेगा, होमोजीनियस पॉपुलेशन का ग्रुप बनाना पड़ेगा, सेम सेम पॉपुलेशन का, और हर ग्रुप से एक एक ऑब्जर्वेशन को लेना पड़ेगा। तो क्या लिखा है यहाँ पे? स्ट्रेटिफाइड में पॉपुलेशन बहुत ही बड़ा है एंड पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस है, मतलब सेम सेम नहीं है, अलग अलग पॉपुलेशन है, नॉट होमोजीनियस। उस केस में स्ट्रेटा, स्ट्रेटा बोले तो ग्रुप, सब पॉपुलेशन, अमंग स्ट्रेटा वेरिएशन इज मैक्सिमम। जो ग्रुप बनाओगे ना ग्रुप, वो ग्रुप के अमंग ग्रुप में वेरिएशन ज्यादा होना चाहिए। यहाँ पे सबसे बड़े लोग का ग्रुप, मॉडरेट का ग्रुप, छोटों का ग्रुप, एकदम छोटों का ग्रुप, तो ग्रुप के बीच में वेरिएशन क्या होगा? ज्यादा होगा। पर जो ग्रुप के अंदर मेंबर होंगे ना उनमें वेरिएशन कम होना चाहिए, वो सेम सेम होने चाहिए ना, समझे कि नहीं? तो क्या लिखा है? अमंग स्ट्रेटा वेरिएशन इज मैक्सिमम, बट स्ट्रेटा के अंदर जो होता है ना मेंबर, द मेंबर कंप्राइजिंग द स्ट्रेटम वेरिएशन इज मिनिमम, उसमें वेरिएशन याद गया एग्जाम में? स्ट्रेटा में वेरिएशन क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। बट जब स्ट्रेटा बन जाता है, ग्रुप बन जाता है, तो ग्रुप के अंदर लोग हैं उनके अंदर वेरिएशन ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो होमोजेनियस प्रोडक्ट होना चाहिए, होमोजेनियस ग्रुप, जो ग्रुप बनाते हो।
जैसे मैंने जो सरनेम शाह था तो शाह का एक ग्रुप बनाया, शाह वाली कैटेगरी का। किसी का जैन धर्म है, किसी कोई ब्राह्मण लोग हैं उनका ग्रुप अलग से बना दिया, जो ठाकुर लोग हैं उनका ग्रुप बना दिया अलग से। तो उसमें सब ठाकुर ही आने चाहिए, होमोजीनियस, समझे कि नहीं? तो जो स्ट्रेटा है वो अलग अलग होना है। स्ट्रेटा के अंदर वेरिएशन होगा कि कौन ठाकुर, कौन ब्राह्मण, कौन दलित, ऐसा बोला अलग अलग। बट वहां पे वेरिएशन क्या होना चाहिए, जो स्ट्रेटा के अंदर जो है ना उनमें वेरिएशन कम होना चाहिए, मिनिमम। आया समझ में? अरे समझा कि नहीं? देखो ये पॉपुलेशन है, समझो 1 2 3 4 5 6 7 सब पॉपुलेशन है, इसका स्टडी करना है। बट मालूम पड़ा कि ये जो पॉपुलेशन है ना इसमें हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है, अलग 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 है। तो मैंने इनका एक ग्रुप बना दिया, इनका एक ग्रुप बना दिया, इनका एक ग्रुप बना दिया, इनका ग्रुप बना दिया। अभी जो ग्रुप बने हैं ना, ये 4 ग्रुप बने, ये चारों ग्रुप के बीच में वेरिएशन ज्यादा होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। और जो ग्रुप के अंदर जो है ना ये स्ट्रेटम, ये इसमें कम होना चाहिए, सेम ही सेम होना चाहिए, मतलब ये होमोजेनियस होना चाहिए इसके अंदर। और स्ट्रेटा क्या होना चाहिए, हेट्रोजेनियस होना चाहिए, अलग अलग। क्लियर है? लेस वेरिएबिलिटी, ज्यादा प्रिसिशन, मतलब जो कम, वो तो मालूम ही आपने पढ़ा भी था मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में, जिसमें चेंजेस कम होता है वो ज़्यादा रिलायबल होता है, ज़्यादा फायदे वाला होता है, ज़्यादा अच्छा होता है रूरल। मोर प्रिसिशन, लेस वेरिएबिलिटी। सेपरेट एस्टिमेट फॉर पॉपुलेशन मीन्स फॉर डिफरेंट सेगमेंट्स, मतलब आपने जो स्टेटा लिया ना, स्टेटा, उस स्टेटा के अंदर से कुछ मेंबर लेंगे अपन और सैंपलिंग करेंगे, मतलब स्टेटा छूटना नहीं चाहिए अपने को। पॉपुलेशन बढ़ा था, स्टेटा बनाया, अब सैंपलिंग करो आप स्टेटा वाइज, तो आपको सही आंसर मिलेगा। वैसे कि ग्रुप तो छूट ही गया, फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपन सैंपलिंग कर रहे हैं आंसर निकाल रहे हैं। तो सेपरेट एस्टिमेट फॉर पॉपुलेशन मीन्स फॉर डिफरेंट सेगमेंट, समझे? वो डिफरेंट सेगमेंट में डिफरेंट स्टेटा से अपन वो आंसर निकालेंगे उसका अलग अलग। तो आपको समझ में आया ये क्या होगा, स्टेटा बनाना है ग्रुप में। अब मल्टी स्टेज क्या होता है, एड्स एडिबिलिटी टू द सैंपलिंग प्रोसेस। जो सैंपलिंग प्रोसेस होता है ना उसमें एडिबिलिटी को ऐड करता है क्या, मल्टी स्टेज। इसमें क्या होता है कि कुछ समय तक होमोजेनियस प्रोडक्ट था, फिर हो गया हेट्रोजेनियस, तो आपको मल्टी स्टेज सैंपलिंग करना पड़ेगा। मतलब कुछ पार्ट तक आपने होमोजेनियस यूज किया, सिंपल रैंडम सैंपलिंग यूज किया, फिर बाद में हमने ग्रुप बना दिया, जब अलग अलग हो गए तो ग्रुप बना दिया, और फिर आपने सैंपलिंग किया, समझे? तो ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है एंड लेस एक्यूरेट होता है। इसमें मिक्स आ गया हमारे दोनों प्रोसेस का, कि कुछ समय तक चल रहा था होमोजेनियस प्रोडक्ट, बाद में हो गया हेट्रोजेनियस प्रोडक्ट हो गया। क्लियर है कि नहीं? तो मल्टी स्टेज। फिर एक ये इसमें 3 के बारे में ज़्यादा पूछते हैं एग्जाम में, 3 वाला ये। फिर मल्टी फेज क्लस्टर, ठीक है, वो नाम याद रखना कि भाई इसके अंदर ये भी होता है। तो 1 2 3 आपने लिखा। फिर यहाँ पे जजमेंट के बेस पे था, उसका देखो उन्होंने क्या किया जजमेंट का। पर्पसिव और जजमेंटल सैंपलिंग क्या होता है, डिस्क्रिशन ऑफ द सैंपलर, प्योरली सब्जेक्टिव, नो स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस कैन बी टेस्टेड। यहाँ पे कोई भी है ना स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस अपन टेस्ट नहीं करते, ये आपका प्योरली बेस्ड ऑन जजमेंट होता है, और सबका जजमेंट अलग अलग होता है, समझे? तो पर्पसिव का मतलब कि जजमेंट बेसिस पे अपन क्या कर रहे हैं, पॉपुलेशन के बारे में पता लगा रहे हैं कि कैसा हो सकता है पॉपुलेशन। फिर सिस्टमेटिक सैंपलिंग देखो, इसमें लीनियर होता है और सर्कुलर होता है, लीनियर सर्कुलर। चलो को पहले ना काम करो, ये जो इतना किया ना, तो सिस्टमेटिक सैंपलिंग है ना, ये मिक्स वाला जो क्या होता है इसमें मिक्स में, एक लीनियर एक सर्कुलर। लीनियर का फॉर्मूले में कैपिटल एन का मतलब क्या होता है, पॉपुलेशन साइज। तो पॉपुलेशन साइज होता है n इंटू के, और इसमें क्या n इंटू के प्लस पी, सर्कुलर में p भी प्लस आ जाता है एक्स्ट्रा p। अब n का मतलब पॉपुलेशन साइज, n का मतलब सैंपल साइज, और k ना k एक सैंपल इंटरवल होता है जो p और n के बीच में होगा। p मतलब पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, p मतलब क्या होता है, प्रोपोर्शन। अब ये फॉर्मूला आज तक किधर पूछा नहीं है,
पूछा ही नहीं, आपके मॉड्यूल में था तो मैंने लिखवा दिया यहाँ पे। हाँ, फॉर्मूला के बारे में पूछ लिया तो याद रखना कि n इक्वल्स टू एन के प्लस पी, सर्कुलर में p एक्स्ट्रा आ जाता है बस, और कुछ नहीं। कन्वीनियंट व्हेन ए कंप्लीट एंड अपडेटेड सैम्पलिंग फ्रेम इज अवेलेबल, अगर अपने पास कंप्लीट और अपडेटेड सैम्पलिंग फ्रेमवर्क है तो ये यूज करेंगे अपन सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। एक सिस्टम बना देते, तो सिस्टम सैम्पलिंग ऐसा होता है जैसे हम लोग, देखो आप जब सीए के फाउंडेशन में जब पास हो जाओगे, जब आप इंटर में जाओगे, तो इंटर जब दोनों ग्रुप क्लियर हो जाओगे तो आपको सीए के अंडर में काम करना पड़ेगा, तो वहाँ पे ऑडिट करना पड़ता है। ऑडिट तो हर महीने किसी कंपनी के पास जाओगे और ऑडिट करोगे, उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वेरीफाई करोगे। तो ऑडिट कैसे होता है पता है? ऑडिट वो भी सैम्पलिंग बेसिस पे होता है। आप सारे डेटा चेक नहीं करते, आप उनकी गलतियों को ढूंढते हो कि किसी का मिस्टेक तो नहीं किया, स्क्रूटनी करते हो, स्क्रूटनी कि डेटा एक्यूरेट और कंसिस्टेंसी है कि नहीं डेटा के अंदर, वो चेक करने के लिए स्क्रूटनी की जाती है। अब स्क्रूटनी में भी सैम्पलिंग होता है। अब जैसे कि मुझे पता है कि मैंने, दो लोग अकाउंटिंग पहली एंट्री करते हैं, फिर आप वेरीफाई करते हो कि एंट्री सही मारा है कि नहीं मारा है, तो आप रैंडमली कुछ ले लिया, तारीख ले लिया कि चलो 15 तारीख का एंट्री देखता हूँ मैं, कि लास्ट महीने में आया तो मैंने 10 तारीख और 20 तारीख के बीच की एंट्री देखी थी, चलो अभी आपको 15 डेज का एंट्री देखते हैं कितना क्या होता है। तो वो आप चेक कर रहे हो और आपको गलती पता चलेगी। हर दिन चेक करोगे तो फिर टाइम ज़्यादा लग जाएगा, फिर समझेंगे नहीं। ऑडिटर कौन होता है कि भाई जाओ, जो पूरे महीने का काम है वो 2 दिन में चेक करके आ जाओ कि क्या किया उसने, तो अभी सैम्पलिंग करना पड़ता है। अब मैंने एक नियम बना दिया कि जो पहले मंथ में मैं क्या करूंगा कि 1 से लेके 10 तक के सारे बिल देखूंगा, या फिर 1 से 10 नंबर वाली इनवॉइस देखूंगा, वेरीफाई करूंगा। जैसे बिल देखूंगा कि ये कैमरा आपने परचेस किया, किधर है कैमरा, दिख तो नहीं रहा है, चेक करते हैं ऐसा, समझे, वॉचिंग करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं कि आपके पास असेट्स है कि नहीं, बिल तो पड़ा हुआ है, असेट्स किधर है, कि घर पे तो लेके नहीं गए, समझे कि नहीं। तो अकाउंटेंट का चेक करना पड़ता है पूरा जो भी है वो। तो मैंने सिस्टम बना दिया कि पहली तारीखों में 1 से लेके 10 नंबर वाले इनवॉइस देखूंगा, नेक्स्ट मंथ में मैं 11 से लेके नंबरिंग देखूंगा। तो मैंने सिस्टम बना दिया, उसको बोलते सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, समझे कि नहीं। रैंडम क्या होता है कि रैंडमली कोई बिल ले लिया और चेक करना चालू कर दिया, वो तो रैंडम हो गया, ये तो सिस्टमेटिक हो गया वो हिसाब से। क्लियर है कि नहीं? सिस्टमेटिक ये लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेस एक्सपेंसिव होता है, सिंपल होता है कि पता है कि क्या करना है, क्या सैंपल लेना है। अफेक्टेड मोस्ट इफ द सैम्पलिंग फ्रेम कंटेन एन अनडिटेक्टेड पीरियोडिसिटी, आप कोई पीरियड ही मेंशन नहीं है तो फिर उसके लिए वो महंगा हो जाएगा, कैसे करेंगे अपन, नहीं कर पाओगे। तो एक चीज याद रखना, यहाँ पे ये तीनों पॉइंट भी पूछते हैं एमसीक्यू में कि सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन इज ए स्टैंडर्ड एरर। जो आपका सैंपल का जो सिग्मा होता है ना, ये वाला नहीं है, ये तो पॉपुलेशन का होता है एचडी। सैंपल एचडी कैसे लिखते हैं, ऐसा लिखा है मैंने स्टार्टिंग में। तो सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन इज स्टैंडर्ड एरर, वो स्टैंडर्ड एरर होता है, ये भी एमसीक्यू में आ सकता है। समझे क्या होता है स्टैंडर्ड एरर? ए मेजर ऑफ प्रिसिशन ऑब्टेन बाय सैंपलिंग इज गिवन बाय स्टैंडर्ड एरर। इसका मीनिंग बताओ, स्टैंडर्ड एरर का मतलब क्या होता है कि जो मेजर्स ऑफ प्रिसिशन है, मतलब आपका सही सही है कि नहीं, जो आपका सैंपल का आंसर है वो सही सही आया कि नहीं आया, वो कैसे मेजर करोगे आप? वो मेजर करेंगे हम कैसे? स्टैंडर्ड एरर से, कि एरर कितना है। और आपने कोरिलेशन में पढ़ा था कि आपका जो आर का वैल्यू 6 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड एरर रहेगा तो वो प्रिसिशन है, वरना नहीं है। आर इज सफिशिएंट है कि नहीं, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? याद है आपको? हाँ, नहीं याद है? कहाँ पढ़ा था? देखो मैं आपको बताता हूँ, ये आपने पढ़ा था कोरिलेशन रिग्रेशन में ना। देखो आपको मैं बता देता हूँ, जो बोला ना अपन पढ़े थे, आप बोले नहीं पढ़े सर, नहीं याद है, तभी मुझे लगता है कि प्रूफ के साथ बताऊंगा तो शायद आपको पता चलेगा। ये वाले में ना, ये जो किया था आपने कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, नॉन डिटर्मिनेशन, क्या है इस चैप्टर का? कोरिलेशन रिग्रेशन ना। पेज नंबर क्या है? आई थिंक 17 चैप्टर था ना।
आपके फॉर्मूला बुक में देखो मैंने लिखवाया था। इसमें क्या पेज नंबर था? ये देखो, स्टैंडर्ड एरर, ये देखो 6 टाइम्स वाला। इफ r इज लेस देन 6 टाइम्स ऑफ प्रोबेबल एरर देन इट इज नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब एरर ज्यादा है, r का वैल्यू कम है। r मतलब सैंपल आ रहा, नॉट पॉपुलेशन आर। आप कैसे निकालते हो पॉपुलेशन आर? देखो लिखा भी है, अगर आपको पॉपुलेशन आर निकालना है, दिख रहा है, तो आर सैंपल आर प्लस माइनस पी, समझे? और ये स्टैंडर्ड है, सब कुआ था कवर अपना। तो वही लिखा हुआ है कि सैंपल साइज अगर बढ़ेगा तो एरर कम होगा। तो मालूम ही आपको, अगर सैंपल साइज बढ़ाओगे तो एरर क्या होगा? कम होगा। तो स्टैंडर्ड एरर कम। तो ये तीनों पॉइंट स्टैंडर्ड एरर के लिए था जो काम का है अपने को, तीनों पॉइंट। अब जितना भी आपने थ्योरी पढ़ा ना, आप पूरे एमसीक्यू सॉल्व कर पाएंगे। चलो एक बार देखते हैं, सम सॉल्व करते हैं। रुको ना, थोड़ा सा ये हो जाएगा, ये अपना खत्म हो जाएगा, फिर लेने जाओ। क्या पेज नंबर बेटा? जो लिखा है ना मैंने वो आपके बुक में भी नहीं है। देखो जो आपने फॉर्मूला लिखवाया था, जो काम का था वो मैंने लिखवा दिया, उतना आता नहीं है। देखो इसमें कहाँ तक हुआ था अपना ये देखो 10th वाले, देखो 10 क्या आएगा? स्टैंडर्ड एरर कैन बी डिस्क्राइब एज, क्या होता है स्टैंडर्ड एरर? यस, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द स्टैटिस्टिक, मतलब सैंपल ना, जो सैंपल का स्टैंडर्ड डिविएशन है वही क्या होता है? स्टैंडर्ड एरर, जो मैंने डू यू नो पॉइंट में लिखाया था ये। 11 मेजर्स ऑफ प्रिसिशन ऑब्टेन बाय सैंपलिंग इज गिवन बाय द स्टैंडर्ड एरर। ये पॉइंट कवर कराया मैंने डू यू नो में। उसके बाद अभी जो सैंपलिंग वाला 14, सिंपल रैंडम सैंपलिंग इज वेरी इफेक्टिव। कब होगा इफेक्टिव ये? जब पॉपुलेशन इज नॉट वेरी लार्ज एंड द पॉपुलेशन नॉट मच हेट्रोजेनियस, बोथ ए एंड बी। सिंपल रैंडम सैंपलिंग इज ए प्रोबेबिलिटिस्टिक सैंपलिंग। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में आता है ना सब, सिंपल रैंडम सैंपलिंग, क्लस्टर, कोटा सैंपलिंग, ये सब उसमें आते हैं। अकॉर्डिंग टू लेमन्स एलोकेशन स्ट्रेटिफाइड, ये बंदे का नाम है, इसने ना निकाला कि स्ट्रेटिफाइड ना, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग क्या होता है। तो क्या लिखा है मैंने स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में? सैंपल साइज इज प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन साइज। मतलब सैंपल साइज है ना, आप पॉपुलेशन साइज के हिसाब से चेंज करते रहो। अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो सैंपल साइज भी ज्यादा करो। तो सैंपल साइज शुड बी इन द प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन साइज। 17 which sampling provides separate estimate for the population means for different segment? स्ट्रेटिफाइड, तो लिखवाए भी इसमें स्ट्रेटिफाइड में क्या लिखा देखो, सेपरेट एस्टिमेट फॉर पॉपुलेशन मीन्स फॉर डिफरेंट सेगमेंट। तो सारे पॉइंट इसमें ऐसा लिखा था कि आपको ये पढ़ के जाओ, याद कर लो, काम हो जाएगा आपका। 18 which sampling adds the edibility? मल्टी स्टेज, समझे कि नहीं? फिर 19 affected most if the sampling frame contain an undetected periodicity। ये देखो अभी भी लिखा था, ये लास्ट वाला सिस्टमैटिक में देखो, affected most, समझे? which sampling is just subjected, subjected मतलब based on judgment ना,
डिस्क्रिप्शन ऑफ सैंपलर तो क्या आएगा, पर्पस मतलब जजमेंटल सैंपलिंग, जजमेंटल सैंपलिंग हो गया। 23 द क्राइटेरिया फॉर एन आइडियल एस्टिमेटर आर, जो आइडियल एस्टिमेटर होता है उसका क्या क्राइटेरिया होता है, वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है, एफिशिएंसी, सफिशिएंसी एंड अनबायसनेस मतलब एरर फ्री वाला, तो सी वाला आ जाएगा। ये क्राइटेरिया होना चाहिए अच्छे एस्टिमेटर का, ठीक है। 24 द permissible sampling error is required to determine sample size for estimating proportion और estimating mean, दोनों होते हैं, mean भी होता है और proportion भी होता है। सी आ जाएगा आपका सैम्पलिंग एरर के लिए। 25 if the population standard deviation is known to be 5 and the population contain 80 units, तो कैपिटल N क्या होगा 80, और if the population standard deviation सिग्मा कितना 5 है, then the standard error for the sample mean for the sample size 25, n equals to 25 without replacement is, क्या पूछा है, स्टैंडर्ड एरर। तो बेटा स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला क्या लिखवा है देख लो यहाँ पे, स्टैंडर्ड एरर देखो यहाँ पे SE, और क्या बोला विदाउट रिप्लेसमेंट WOR, और मीन सिग्मा इज गिवन ना, ये वाला आएगा सिग्मा इज गिवन का, ये वाला सिग्मा कितना था बेटा बोलो, सिग्मा था बेटा 5 अपॉन रूट n कितना है 25 इंटू कैपिटल N कितना है 80, 80 माइनस 25 अपॉन 80 माइनस 1, कैलसी लो, देखो 80 माइनस 25, 80 माइनस 25 डिवाइड बाय 79 इक्वल्स टू अंडर रूट, बस कितना आया 0.83 आ गया, 0.83। सर ये क्यों नहीं किया, ये तो 1 हो गया ना, ये क्यों करने तो 1 हो गया। 5 अपॉन रूट 25 क्या होता है 5 अपॉन 5 1, क्लियर है कि नहीं। और इसको बोलते हैं पॉपुलेशन मल्टीप्लायर, ही ना अंडर रूट n माइनस एन अपॉन n माइनस 1, ये होता है पॉपुलेशन मल्टीप्लायर, लिखा भी देखो मल्टीप्लायर होता है, फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर FPC, फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन। याद करना है बेटा और कुछ नहीं, इसको याद करना है, हम ऐसे आएंगे तो कर पाओगे। चलो आगे 26 देखते हैं, ए सैंपल ऑफ द साइज 3 इज टेकन, सैंपल कितना लिया आपने 3, तो n इक्वल्स टू 3 फ्रॉम द पॉपुलेशन ऑफ 10 मेंबर्स, तो कैपिटल N 10 है, विदाउट रिप्लेसमेंट इफ द सैंपल ऑब्जर्वेशन आर 135, सैंपल ऑब्जर्वेशन 135, डेटा ही दे दिया इन्होंने, मतलब आपको x कितना दिया है 135, व्हाट इज द एस्टिमेट ऑफ द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द सैंपल मीन, क्या इसमें सिग्मा दिया हुआ है, क्या सिग्मा निकाल सकते हैं, नहीं, ये सैंपल का ऑब्जर्वेशन, तो आप छोटा s निकाल सकते हैं, सैंपल का सिग्मा निकाल सकते हैं, सिग्मा पॉपुलेशन नहीं निकाल सकते। यहाँ पे सैंपल मतलब क्या होगा पता है, ये वाला करना पड़ेगा विदाउट रिप्लेसमेंट, ये वाला, ये फॉर्मूला आएगा इसमें अभी सैंपल वाला। तो पहले तो इसका स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना पड़ेगा 135, बेटा 135 तो ऑड नंबर है ना, तो ऑड नंबर का मैंने लिखवाया शायद स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द ऑड ऑब्जर्वेशन। फॉर्मूला बुक है क्या तुम्हारे पास, फॉर्मूला बुक ऑड वैल्यू और 135 ना, एक बार देखो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर लिखवाया था मैंने, किसमें ढूंढ रहे हो पता है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में, ऑनलाइन बैच ऑड का है, हाँ मिल गया ना आपको, अरे मिला क्या,
देखो बेटा ये क्वेश्चन 26 अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 26 देखो क्या बोल रहा है। आपको n दिया हुआ है 3 और कैपिटल N कितना दिया हुआ है 10 और फिर ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं 135। मुझे बताओ स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर क्या बोलो 3। 3 ऑब्जर्वेशन है 3 का स्क्वायर माइनस 1/3 अपॉन 3 भी अंदर ही है ना, तो क्या आएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 8 8/3 उसका स्क्वायर रूट करो 63 1.63 लिख दो। अब ये जो आया वो एस आया है एस कि सैंपल का स्टैंडर्ड डिविएशन है। अरे या फिर वो फॉर्मूला अप्लाई कर दो ना स्टैंडर्ड डिविएशन का समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये अप्लाई करो नहीं तो ये नहीं समझता तो क्या आएगा बताओ समेशन एक्स स्क्वायर क्या आएगा 1 9 और 25 कितना होता है 35 अपॉन 3 माइनस एक्स बार कितना होगा 81 9/3 9/3 कितना होता है 3 का स्क्वायर 9 करो 35/3 माइनस 9 इक्वल टू करो स्क्वायर रूट करो कितना आ रहा है। अरे हुआ ना, तो इतना लेंथी करने से ये सिंपल फॉर्मूला है ना आपके लिए। ओके अब क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग, ये वाला देखो सिग्मा इज नॉट गिवन, इसमें पॉपुलेशन नहीं दिया था, तो ये सेकंड वाला ये अप्लाई करना है अपने को। तो हम क्या निकाल रहे हैं स्टैंडर्ड एरर निकाल रहे हैं। आपको स्टैंडर्ड एरर पूछा था सैंपल मीन का, तो स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला हाँ मीन वाला केस एस अपॉन n-1 इंटू n-n अपॉन n-1, समझे। तो बताओ क्या आएगा एस आया 1.63 n-1 मतलब 2 हो जाएगा √2 n-n कितना हो जाएगा 7 अपॉन n-9 तो 1.63 √2 कितना होता है 1.41 7/9 उसका स्क्वायर रूट करो 0. करो मल्टीप्लाई 1.63 इंटू 1.02 आगे ऑप्शन है। समझे कि नहीं क्या कर रहे हैं अपन, समझे। सेकंड वाला फॉर्मूला क्यों लगेगा कि वो सैंपल का दिया हुआ था ऑब्जर्वेशन, तो सैंपल का ही स्टैंडर्ड डिविएशन निकलेगा ना। ये भी करना हो जाएगा आपको, हाँ ये दोनों भी करना ट्राई करना, ये सिंपल है उसी तरीके से था। अब ये देखो 29 देखो क्या है, ये सैंपल साइज इंक्रीज करोगे तो स्टैंडर्ड एरर क्या होगा डिक्रीज प्रोपोर्शनेटली, समझे। सैंपल बढ़ाओगे तो एरर कम हो जाएगा। सैंपलिंग फ्रेम इज ए टर्म यूज्ड फॉर ए लिस्ट ऑफ सैंपलिंग यूनिट ऑफ पॉपुलेशन। जो सैंपलिंग यूनिट है आप उसको उसके लिए सैंपलिंग फ्रेम का टर्म यूज करते हैं। ठीक है बेटा, इसमें 3-4 क्वेश्चन आते हैं, इतना ही करना था आपने को इसमें। आप प्लीज अच्छे से करना, ये आप लोग के जो थ्योरी है। नेक्स्ट लेक्चर में इसका वापस से रिवीजन कराऊंगा मैं आपको कि भाई क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या किया कि नहीं किया। प्लीज ये वाला भी करना आप, अटेम्प्ट योरसेल्फ वाला, फिर ये कंप्लीट होगा।
ठीक है, तो मिलते हैं अपन अगले सेशन के लिए। रिवाइज करके आना बेटा प्लीज से अच्छे से, और डाउट पूछना अच्छे वाले।